गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 6.4 सवाल नंबर 4 दिया गया है। त्रिभुज ABC समरूप है तथा उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो सबसे पहले जो दिया है कि दो त्रिभुज समरूप है, तो दो त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका मतलब है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर है AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग बराबर है BC का वर्ग बटा BC यानी QR का वर्ग बराबर है AC का वर्ग। जैसे बाएं साइड में लेंगे वैसे इधर भी लेंगे, बटा PR का वर्ग। ठीक है, इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि क्षेत्रफल इनके बराबर है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो हम क्षेत्रफल त्रिभुज PQR की जगह पे हम क्या ले देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग बराबर है BC का वर्ग बटा QR का वर्ग बराबर है AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। इससे ये कट गया, क्या आया 1। तो इसका मतलब है 1 बराबर है AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर है BC का वर्ग बटे QR का वर्ग बराबर है AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। यानी कि पहले वाले का मान भी 1 के बराबर, दूसरे वाले का मान भी 1 के बराबर और तीसरे वाले का मान भी 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर का जो मान है वो 1 के बराबर हुआ। तो यहाँ इसके 13 गुणा करवाई। इसका मतलब ये हुआ AB का वर्ग बराबर है PQ का वर्ग, वर्ग से वर्ग कटा। इसका मतलब ये हुआ तो AB किसके बराबर हुआ कि PQ के बराबर हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार कि BC का वर्ग बटे QR का वर्ग, ये भी 1 के बराबर हुआ। अब करवाई इसके 13 गुणा। इसका मतलब ये हुआ BC का वर्ग बराबर है QR का वर्ग, वर्ग से वर्ग कटा। इसका मतलब ये हुआ BC बराबर हुआ QR के बराबर हुआ। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरे वाले को भी लेके चलेंगे, AC का वर्ग इसी प्रकार AC का वर्ग बटे PR का वर्ग, AC का वर्ग बटे PR का जो वर्ग हुआ ये हुआ 1 के बराबर। इसी करवाई 13 गुणा। इसका मतलब ये हुआ AC का वर्ग बराबर है PR का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया। तो इसका मतलब ये जो हुआ कि AC बराबर है PR। अब किसी त्रिभुज की पहले 3 भुजाएं
दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। तो इसका मतलब क्योंकि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम से हो जाएगा। और हमें यही सिद्ध करना था। सवाल नंबर 5 दिया गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो ये भुजा और ये भुजा मतलब ये बिंदु और ये बिंदु मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। तो क्या होगा कि मध्य बिंदु प्रमेय इसमें इस्तेमाल की कि ये जो डी एफ बिंदु है, ये डी एफ जो रेखा है, ये बी सी के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है। और डी एफ बी सी का आधा हो जाएगा। और ई जो है बी सी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब डी एफ समांतर हुई बी ई के समांतर हुई और डी एफ ये बी सी के बराबर ही हुआ। यदि किसी चतुर्भुज में दो समभुज भुजाएं आपस में बराबर व समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। समरूप के सर्वांगसम त्रिभुज में ही विभाजित करता है। तो त्रिभुज ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो वो समरूप भी हो जाएंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ये दोनों डी और ई मध्य बिंदु है। ठीक है। तो इसमें ये और ये बिंदु, ये त्रिभुज 1 2 और ये 3 और ये चौथा त्रिभुज, ये यहाँ से समांतर चतुर्भुज बना और ये इसका विकर्ण बना। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हुए। इसी प्रकार से ये भी जो है एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। समांतर चतुर्भुज बनेगा तो ये इसका विकर्ण बनेगा। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएंगे। अब इनको लेके चलते हैं। डी और ई मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी ई एफ बी क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और जिसमें डी एफ क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। इस तरह से ये और ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि चारों के चारों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि त्रिभुज अब ये इसके समरूप है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये इसके सर्वांगसम है तो इसके समरूप भी हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, डी एफ का वर्ग बटे बी सी का वर्ग। तो हम क्योंकि बी सी डी एफ का दुगना होगा तो इससे हम इसका क्षेत्रफल का अनुपात भी निकाल देंगे। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। क्योंकि डी व एफ क्रमशः ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं, तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि डी एफ समांतर हुआ बी ई के व बी सी के समांतर होगी। बी सी पहले पूरा लेके चलना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज लेके चले हैं पूरा, तो इसमें बी सी भुजा के समांतर होगी, तो वह डी एफ ये आधी होगी बी सी के। ठीक है, अब डी एफ अगर बी सी के समांतर है तो बी ई के भी समांतर होगी। वह डी एफ जो है बी सी का आधा क्या होगा, बी ई हो जाएगा, बी ई, क्योंकि ई बी सी का मध्य बिंदु है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि बी ई एफ डी व सी एफ डी ई समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गए क्योंकि किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर हो तो वे समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, अब डी ई जो है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, जो कि उससे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की बी ई डी ये सर्वांगसम हुआ त्रिभुज एफ डी ई के, एफ डी ई के सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हुए तो समरूप भी हो जाएंगे। त्रिभुज बी ई डी, ठीक है, ये समरूप हुआ त्रिभुज एफ डी ई, एफ डी ई यानी कि इस वाले त्रिभुज के ये हो गया। इसी प्रकार इसको एक लिखा, इसी प्रकार त्रिभुज सी एफ ई ये समरूप हो जाएगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस सर्वांगसम होगा तो सर्वांगसम लिख लेते पहले। सर्वांगसम हो जाएगा किसके, सी एफ ई, ये होगा डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के समीकरण। चलो अभी ये हुआ, तो इसलिए त्रिभुज सी एफ ई ये समरूप हुआ त्रिभुज डी ई एफ के। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार डी और ई मध्य बिंदु है, डी व ई मध्य बिंदु है, इसलिए
त्रिभुज डी ई एफ, ये समांसम हो जाएगा डी ई एफ, ये किसके समांसम हो जाएगा हमारे पास एफ ए डी के, त्रिभुज एफ ए डी, ये दिया तीसरा। इसका मतलब ये है चारों के चारों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, अगर समांसम है तो समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज एफ ए डी के, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, डी ई एफ समरूप है इसके ई डी बी के, त्रिभुज ई डी बी जो है समरूप है त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, और ये सभी के सभी त्रिभुज त्रिभुज ए डी एफ, ये चारों के चारों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास, अब इसको लेके चलते हैं कि दो त्रिभुज, इसका मतलब ये है, अब ये जो है त्रिभुज वो त्रिभुज ए डी एफ, ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये होगा हमारे पास ये कोण संगत कोण हो गए, ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गए, ठीक है। भुजा भुजा, ठीक है, कोण कोण समरूपता से। अब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत भुजाओं का, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज डी ई एफ, क्योंकि ए डी एफ ये डी ई एफ के समरूप है और जो है, और ए डी एफ इस ए बी सी के समरूप है, इसका मतलब त्रिभुज ए डी ई एफ समरूप है त्रिभुज ए बी सी के समरूप हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है डी एफ का वर्ग बटा बी सी का वर्ग, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, अब डी एफ का वर्ग बटा बी सी को लिखा डबल है बी ई का वर्ग, ठीक है। और क्योंकि बी ई किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है डी एफ का वर्ग बटा 2 का वर्ग 4 बी ई का वर्ग। अब एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर डी एफ का वर्ग बटे 4 बी ई को भी क्या लिखा, डी एफ का वर्ग, इससे कट गया, बराबर है 1/4। हमें अनुपात किसका निकालना है, हमें निकालना है अनुपात निकालना है डी ई एफ का और ए बी सी के। तो इसका मतलब है अनुपात जो आया हमारे पास डी ई एफ का ए बी सी के साथ 1/4, ये इसका अनुपात आया। सवाल नंबर 6, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमें सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात
इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के समरूप होगा। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर लिखा? AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, क्योंकि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। ये दिया गया है दो त्रिभुज समरूप है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के समरूप हुआ, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होगा। अब क्योंकि ये माध्यिका है तो D BC का मध्य बिंदु होगा, इसलिए हम BC को BD का दुगुना लिख सकते हैं। इसी तरह से QR को हम QM का दुगुना लिख सकते हैं, क्योंकि M इस QR का मध्य बिंदु है। तो AB बटा PQ BC का दुगुना यानी कि 2BD। इसी तरह से QR को लिखा 2QM, 2 से 2 कट गया, तो AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM, ठीक है। ये हो गया AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM, और साथ में कोण B किसके बराबर है? कोण Q। कोण B बराबर कोण Q, इसलिए SAS समरूपता से इस समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हुआ त्रिभुज किसके? PQM के समरूप हुआ। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM, ठीक है। अब इनका वर्ग करते हैं, तो AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर है AD का वर्ग बटे PM का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 2, यहाँ रीजन लिखा दोनों ओर वर्ग करने पर। तो समीकरण 1 व 2 से तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर है AD का वर्ग बटे PM का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना था।